नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे चैनल जुर्म की दास्तान में आपका स्वागत है। कानपुर महानगर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है चकेरी। इसी थाने के गांव घाव खेड़ा में बाल कृष्ण यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। बाल कृष्ण के परिवार में पत्नी वीरवती, दो बेटियां गीता और ममता और तीन बेटे मोहन, राजेश और श्याम सुंदर थे। क्योंकि बालकृष्ण सेना में थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से की थी। उनकी पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखा, उन्हें सही गलत और अच्छे बुरे का फ़र्क समझाया और उन्हें वह हर बात सिखाई जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। बालकृष्ण यादव ने नौकरी के दौरान ही अपने बड़े बेटे मोहन और बड़ी बेटी गीता की शादी कर दी थी। बात सन 2004 की है, जब बालकृष्ण सेना से रिटायर हुए। उनकी बेटी ममता, बेटे राजेश और श्याम सुंदर भी अब शादी के लायक हो चुके थे। बालकृष्ण इन तीनों की शादी कर इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए रिटायरमेंट के बाद जब वह घर आए तो उन्होंने सबसे पहले ममता के लिए एक अच्छे घर परिवार की तलाश शुरू कर दी। एक दिन बालकृष्ण को सेना में उनके साथी रहे अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह की याद आई। लक्ष्मण सिंह के दो बेटे थे। उनका बड़ा बेटा वीरेंद्र प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वीरेंद्र की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम निर्मला था, जबकि छोटा बेटा सुरेंद्र सेना में नौकरी करता था। लक्ष्मण सिंह उसके लिए लड़की देख रहे थे। जब बालकृष्ण को अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह के बेटे सुरेंद्र सिंह का ख्याल आया तो वह उनके यहाँ जा पहुँचे और अपने आने का कारण बताया, और इस तरह दोनों दोस्तों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला कर लिया। इसके बाद ममता और सुरेंद्र की शादी की रस्में पूरी हुईं और ममता सतरंगी सपने लिए अपनी ससुराल आ गई। शादी के बाद ममता की ज़िंदगी हंसी खुशी बीतने लगी, लेकिन जल्द ही यह खुशी दुखों में बदलने लगी। इसकी वजह यह थी कि ममता का पति सुरेंद्र पक्का शराबी था। वह न सिर्फ शराब बल्कि शबाब का भी शौकीन था। उसका व्यवहार भी ममता के साथ अच्छा नहीं था। शादी के बाद हर लड़की माँ बनने का सपना देखने लगती है। ममता भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन ममता ने जल्द ही महसूस किया कि जिस तरह से हर पति अपनी पत्नी से व्यवहार करता है, उस तरह का व्यवहार सुरेंद्र उससे नहीं करता। इसी माहौल में ममता की ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे ममता ने महसूस किया कि सुरेंद्र उसके बजाय अपनी भाभी के ज़्यादा करीब है, लेकिन वह इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि उसके पास किसी को बताने लायक कोई ठोस सबूत नहीं था। ना ही उसने कभी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। फिर भी ममता को पक्का संदेह हो चुका था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ममता को सुरेंद्र के साथ ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिलता था। जब भी वह घर आता तो वह ममता से खिंचा खिंचा रहता था। वह ममता को साथ भी लेकर नहीं जाता था, इसलिए ज़्यादातर वह अपने मायके में ही रहती थी। इस सब के बीच आखिरकार शादी के 5 साल बाद ममता का माँ बनने का सपना पूरा हो ही गया। उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और उसका नाम सौम्य रखा। ममता को उम्मीद थी कि बेटे के पैदा होने के बाद सुरेंद्र बहुत खुश होगा और उन दोनों के बीच जो हल्का फुल्का खालीपन है वह भर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ममता के बेटे के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही सुरेंद्र के बड़े भाई वीरेंद्र की मौत हो गई। वीरेंद्र की यह मौत कुदरती नहीं थी। हकीकत यह थी कि वीरेंद्र थोड़ा दबंग किस्म का आदमी था। उसका किसी से झगड़ा हो गया और इस झगड़े में विपक्षी पार्टी ने उसे इस तरह मारा पीटा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। भारतीय संस्कृति में भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वीरेंद्र की मौत के बाद सुरेंद्र और उसकी भाभी के लुक-छुप बनने वाले नाजायज़ संबंध खुलकर बनने लगे। उन्होंने घर परिवार और समाज की परवाह बिल्कुल ही छोड़ दी। ममता को जो संदेह था वह अब सच साबित हो रहा था। ममता के जेठ की मृत्यु के बाद सुरेंद्र ने खुलेआम अपनी भाभी के पास आना जाना शुरू कर दिया। जब ममता ने सुरेंद्र और निर्मला के रिश्ते का खुलकर विरोध शुरू किया तो ममता के ससुर लक्ष्मण सिंह ने उसे समझाया, इस मामले में तुम्हारा चुप रहना ही ठीक है। लक्ष्मण सिंह ने ममता को बताया
कि वह अपनी प्रॉपर्टी पहले ही अपने बेटे वीरेंद्र और सुरेंद्र के नाम कर चुके हैं। क्योंकि निर्मला अभी जवान है, अगर वह कहीं चली गई तो उसके साथ उसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। उन्होंने ममता से कहा कि अगर वह बखेड़ा ना खड़ा करे तो सुरेंद्र अपनी भाभी निर्मला से शादी कर लेगा और इस तरह घर की बहू और प्रॉपर्टी दोनों घर में ही रह जाएंगी। लेकिन इस दुनिया में कौन भला ऐसा होगा जिसे सौतन पसंद होगी। इसलिए अपने ससुर की बातें सुनकर ममता तड़प उठी। वह समझ गई कि यहाँ पर कोई भी उसका हमदर्द नहीं है, सब अपने मतलब के साथी हैं। उसका पति गलत रास्ते पर चल रहा है। उसके ससुर को चाहिए कि वह उसे सही रास्ता दिखाएं और उसे समझाएं, जबकि वह उल्टे उसका ही समर्थन कर रहे हैं और ममता से कह रहे हैं कि वह सौतन स्वीकार कर ले। ममता का पति सुरेंद्र उसको वैसे ही वो मान सम्मान नहीं देता जिसकी वह हकदार है। अगर उसने अपनी भाभी निर्मला से शादी कर ली तो शायद वह उसे दिल से ही नहीं अपने घर से भी निकाल दे। यह सब बातें सोचते हुए ममता ने उस समय इस बात को टालते हुए अपने ससुर लक्ष्मण सिंह से कहा कि यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बच्चे की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। इसके बाद ममता ने अपने मायके जाकर अपने घर वालों को पूरी बात बताई। ममता की बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि निर्मला 3 बच्चों की माँ थी और उस समय उसकी बड़ी बेटी लगभग 20 साल की थी और सबसे छोटा बेटा 12 साल का। इस उम्र में निर्मला को अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए था, जबकि वह खुद अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। ममता के मायके वालों ने उससे साफ साफ कह दिया कि वह सुरेंद्र की शादी निर्मला से करने पर किसी कीमत पर भी राजी ना हो। जब ममता के मायके वालों ने उसकी हिम्मत बढ़ाई तो उसने अपने ससुर लक्ष्मण सिंह से साफ साफ कह दिया कि वह यह कतई नहीं चाहती कि उसका पति उसके रहते दूसरी शादी करे। ममता का यह विद्रोह सुरेंद्र और लक्ष्मण सिंह को पसंद नहीं आया, इसलिए दोनों को ही ममता से नफरत हो गई। ममता और सुरेंद्र के बीच की दरारें अब और बढ़ने लगीं। ममता सुरेंद्र की परछाई बनकर उसके साथ रहना चाहती थी, जबकि सुरेंद्र उससे दूर भाग रहा था। अब वह छोटी छोटी बातों पर ममता की पिटाई भी करने लगा। ससुराल के अन्य लोग भी ममता को तरह तरह से परेशान करने लगे। इस सब के बावजूद ना तो ममता ने अपने पति को छोड़ा और ना ही अपनी ससुराल को। एक दिन सुरेंद्र ने ममता के साथ खूब मारपीट की और उसे अपने घर से निकाल दिया। सुरेंद्र ने जब ममता को अपने घर से निकाला, उस समय उसकी पोस्टिंग लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में थी। ममता के पिता बाल कृष्ण यादव और उसके भाई श्याम सुंदर ने सुरेंद्र के उच्च अधिकारियों से उसकी इस हरकत की शिकायत लिखित में दर्ज की। अधिकारियों ने सुरेंद्र और ममता को बुलाकर दोनों की बात को बहुत इत्मीनान से सुना। क्योंकि गलती सुरेंद्र की थी, इसलिए अधिकारियों ने न सिर्फ उसे डांटा फटकारा, बल्कि उसे आदेश भी दिया कि वह ममता को 10,000 रुपये महीना खर्चे के लिए दे और साथ ही बच्चों को ठीक से पढ़ाए लिखाए। अधिकारियों ने सहयोग करते हुए सुरेंद्र को कमांड अस्पताल परिसर में ही मकान दिला दिया, जिससे वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सके। अधिकारियों के कहने पर सुरेंद्र ममता को साथ लेकर इस सरकारी क्वार्टर में रहने लगा, लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। उसे जब भी मौका मिलता वह अपनी भाभी से मिलने कानपुर चला जाता। अगर ममता इस बारे में उससे कुछ कहती तो वह उससे लड़ने झगड़ने लगता था। साथ रहने पर सुरेंद्र से जितना भी हो सकता था वह ममता को परेशान करता रहता था। इसके बावजूद ममता उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब सुरेंद्र ममता को ज़्यादा परेशान करता तो वह उसकी ज़ातियों की शिकायत उसके अधिकारियों से कर देती, जिस पर उसे डांटा फटकारा जाता। इसी बीच लखनऊ में सुरेंद्र के साथ रहते हुए ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। धीरे धीरे सुरेंद्र सेना के नियमों का भी उल्लंघन करने लगा। एक दिन वह शराब पीकर बिना हेलमेट के सैन्य क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया। उसे इस बात के लिए सज़ा दी गई
लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सजा दिए जाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। इसके कुछ दिन बाद सुरेंद्र दोबारा शराब पीकर बिना हेलमेट के सैन्य क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया। सेना के जिस गार्ड ने सुरेंद्र को रोका, सुरेंद्र ने उसे जान से मारने की धमकी दी। गार्ड ने इस बात की रिपोर्ट दर्ज की। निश्चित था इस मामले में सुरेंद्र को सजा हो जाती, इसलिए सजा से बचने के लिए वह भागकर कानपुर चला गया। सुरेंद्र को लगता था कि इस सब के पीछे एयरफोर्स में नौकरी करने वाले उसके साले श्याम सुंदर का हाथ है। उसके मन में ऐसी धारणा बनने लगी कि श्याम सुंदर ने ही उसकी अधिकारियों से शिकायत कर ममता को उसके साथ रखने के लिए मजबूर किया। इस तरह श्याम सुंदर सुरेंद्र की आंखों में कांटों की तरह चुभने लगा। सुरेंद्र को लगने लगा कि जब तक श्याम सुंदर रहेगा उसे चैन से नहीं रहने देगा। सुरेंद्र की यह सोच उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई। उसे लगने लगा अगर उसे चैन से रहना है तो उसे श्याम सुंदर को ख़त्म करना ही होगा। और इसी दिमागी पागलपन में सुरेंद्र 29 सितंबर को चकेरी के विराटनगर स्थित अपने ससुर की दुकान पर पहुंचा। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। सुरेंद्र का साला श्याम सुंदर अपनी ड्यूटी से वापस आकर अपने पिता की दुकान पर मदद करता था। संयोग से उस दिन श्याम सुंदर दुकान पर अकेला ही था। सुरेंद्र ने पहुंचते ही अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से श्याम सुंदर पर गोली चला दी। गोली लगते ही श्याम सुंदर ज़मीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो सुरेंद्र ने हवाई फायर करते हुए कहा कि अगर किसी ने उसे रोकने या पकड़ने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। डर के मारे किसी की भी सुरेंद्र को पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई और वह आसानी से वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद पड़ोसियों की मदद से बालकृष्ण अपने बेटे को एयरफोर्स अस्पताल ले गए, जहां निरीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्याम सुंदर की शादी को अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे। उसकी मौत के बाद उसके घर में कोहराम मच गया। उसकी पत्नी सीमा देवी का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने 2 साल के बेटे कार्तिक को सीने से लगाए हुए कह रही थी, बेटा तू अनाथ हो गया, तुझे किसी और ने नहीं तेरे अपने फूफा ने ही अनाथ कर दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही ममता को मिली तो वह दोनों बच्चों को लेकर रोती पीटती किसी तरह लखनऊ से कानपुर पहुंची। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी भाभी को कैसे सांत्वना दे। वह तो यह सोच रही थी कि इससे अच्छा होता कि वह खुद ही विधवा हो गई होती। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर पर सुरेंद्र सिंह यादव पुत्र लक्ष्मण सिंह यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद श्याम सुंदर का शव परिवार वालों को मिला तो उन्होंने सुरेंद्र की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मृतक के घर वालों की इस घोषणा से पुलिस प्रशासन सकते में आ गया। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए दौड़ धूप करना शुरू कर दिया और अंत में 1 अक्टूबर 2013 को पुलिस ने अभियुक्त सुरेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली। सुरेंद्र ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसके अपनी भाभी निर्मला से अवैध संबंध थे। भाई के मरने के बाद वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, जबकि ममता और उसके घरवाले इस बात का विरोध कर रहे थे। श्याम सुंदर इस मामले में सबसे ज़्यादा टांग अड़ा रहा था, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। इस हत्याकांड ने ममता की जिंदगी के लिए बहुत कठिन सवाल खड़े कर दिए। ससुराल के कड़वे अनुभव के बाद ममता के लिए अब मायके में रहना भी मुश्किल भरा हो गया। उसके सगे भाई की हत्या उसके पति द्वारा करने के बाद कैसे वह हर रोज़ अपनी भाभी का सामना करेगी। उसके बच्चों की और उसकी भाभी के बच्चों की परवरिश का अब क्या होगा। जुर्म की दास्तान का मकसद किसी को दोषी सिद्ध या अपराध मुक्त करना नहीं है। यह काम पुलिस विवेचना और माननीय न्यायालय का है।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि एक परिवार के रूप में हमें आपसे जुड़ने का मौका मिल सके।